हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईआईटी जैम 2005 के कंप्लीट सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। तो 2005 में जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आए थे तो वो सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए ताकि आपको कुछ यहां से सीखने को मिले ट्रिक और किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कंप्लीट वीडियो देखो और प्लीज वीडियो को लाइक, और अगर आपको कुछ भी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 2005 के सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि ए एन बी एन सी एन सीक्वेंस है, मतलब हमारे पास ए एन बी एन सी एन 3 सीक्वेंस दिए है, रियल सीक्वेंस सच दैट कि जो बी एन है, बी एन को डिफाइन करने का तरीका है ए टू एन और सी एन को डिफाइन किया ए टू एन प्लस 1। मतलब ये कह सकते हैं कि जो बी एन है वो इवन सीक्वेंस है और जो सी एन है वो कुछ और नहीं बल्कि ये ऑड सीक्वेंस है, यानी कि सीक्वेंस का सब सीक्वेंस लिया है इवन और ऑड सीक्वेंस। और हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए। तो पहले हम रिजल्ट देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 देखो, हमारे पास रिजल्ट क्या होता है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल ए एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है, ए एन अगर कोई सीक्वेंस है और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट रहता है, सपोज ए एन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस के जितने भी सब सीक्वेंस होंगे ए एन 1 ए एन 2 सॉल अप टू ए एन के, तो जितने भी सब सीक्वेंस होंगे वो सारे सब सीक्वेंस क्या होंगे, कन्वर्जेंट। और अगर सपोज ए एन की लिमिट अगर सपोज एल है तो ये हर एक सीक्वेंस की लिमिट भी क्या होगी, एल। या फिर सिंपल ये कह सकते हैं कि एवरी सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। क्या रिजल्ट है, एवरी सब सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। यानी कि हर एक सब सीक्वेंस किसका, कन्वर्जेंट सीक्वेंस का हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन में ये दिया है कि ए एन बी एन 3 सीक्वेंस है जिसमें बी एन सी एन और कुछ और नहीं बल्कि बी एन इवन सीक्वेंस है और सी वन ऑड सीक्वेंस है। अब ये कह रहा है कि अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो देन ए एन इज कन्वर्जेंट। अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि जो बी एन और सी एन भी क्या होंगे, कन्वर्जेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि ए एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, बी एन इज कन्वर्जेंट बट सी एन डिड नॉट बी ए कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये कह रहा है कि इंप्लाई सी एन इज कन्वर्जेंट बट बी एन डिड नॉट बी कन्वर्जेंट, ये भी रॉन्ग। ये कह रहा है कि इंप्लाई बोथ बी एन एंड सी एन आर कन्वर्जेंट, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब डी ऑप्शन को देखो, डी ये कह रहा है कि इफ बी एन एंड सी एन आर कन्वर्जेंट, मतलब ये कन्वर्स बोल रहा है कि अगर बी एन और सी एन कन्वर्जेंट है दैट मीन्स जो ए एन है वो कन्वर्जेंट होगा। अब इसके लिए हम क्या ले सकते हैं, काउंटर एग्जाम्पल। अब काउंटर एग्जाम्पल क्या लेंगे हम, जैसे कि अगर मैं एक सीक्वेंस ले लूं ए एन इज इक्वल टू -1:n। अब ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब अगर मैं इसका इवन सीक्वेंस लूं तो इवन सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा 1, क्योंकि अगर इस सीक्वेंस को मैं ओपन करूं तो ये -1 1 -1 1 इस तरीके से सीक्वेंस कंटिन्यू चलेगा। मींस एक सीक्वेंस जिसका इवन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो रहा है 1 पे, जबकि ऑड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो रहा है -1 पे। अब यहाँ पे बी एन भी कन्वर्जेंट है, सी एन भी कन्वर्जेंट है, बट ए एन डिड नॉट बी ए कन्वर्जेंट। बट हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है कि ए एन कन्वर्जेंट इफ बी एन एंड सी एन आर कन्वर्जेंट, बट बी एन एंड सी एन डजंट इंप्लाई द ओरिजिनल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। हाँ, ये कन्वर्जेंट कब होता कि अगर इवन सीक्वेंस और ऑड सीक्वेंस वो सेम लिमिट पे कन्वर्जेंट होंगे। इवन सीक्वेंस एंड ऑड सीक्वेंस अगर सेम लिमिट पे कन्वर्जेंट होंगे
तब हम ये कहते हैं कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है कन्वर्जेंट। एक्चुअल में इन जनरल रिजल्ट ये है कि अगर मैं कोई भी सीक्वेंस लूं और उसके वो सारे सीक्वेंस उठाऊं जो सीक्वेंस के हर एक पॉइंट को एज्यूम कर रहे हैं और उनका जो लिमिट है वो सेम है, दैट मीन्स ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। मतलब अगर an कोई एक सीक्वेंस है और इसके मैं कुछ सीक्वेंस ले लूं, सपोज am1, am2, सपोज am3, अगर ये तीनों सीक्वेंस an सीक्वेंस के हर एक पॉइंट को एज्यूम कर रहे हैं और हर एक का जो लिमिट है वो सेम l है, तो दैट मीन्स ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। बट अगर मैं वो सीक्वेंस लूं जो an के हर एक पॉइंट को एज्यूम नहीं कर रहा है, तो उसके सेम लिमिट के बावजूद भी ये नहीं कह सकते वो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ओरिजिनल सीक्वेंस कम कन्वर्जेंट होगा इफ देयर सीक्वेंस एज्यूम ऑल इट्स वैल्यू, यानी कि सीक्वेंस के हर एक वैल्यू को एज्यूम कर रहा है और उसके लिमिट सेम है, तब हम कहते हैं कि ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। तो ये आपको नोट करना। अब इवन ऑड में क्या होता है, वो सीक्वेंस की हर एक पॉइंट को एज्यूम करेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या होता है, या तो इवन या तो ऑड, मतलब इवन ऑड दोनों को एज्यूम कर रहा है और अगर सेम लिमिट है तब हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्जेंट। तो ये क्वेश्चन आपको आगे याद रखना है रिजल्ट को। तो देयरफॉर सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्चुअल में होता क्या है कि अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें एग्जैक्ट बनाना है, अगर सपोज कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो एक ऐसा फंक्शन जिससे मल्टीप्लाई करने पे वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर वो कन्वर्ट हो जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट मीन्स वो जो फैक्टर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस फैक्टर को क्या कहेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, विच हेल्प्स टू कन्वर्ट a given differential equation into a exact differential equation। ये इसका मीनिंग होता है। मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने में अगर कोई फैक्टर हेल्प कर रहा है तो उस फैक्टर को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देयर लॉट्स ऑफ फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में बनाते हैं। अब क्योंकि अगर अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0। अब हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख रहा हूं, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब कहेंगे, जब my इज इक्वल टू nx होगा। तो इसे हम कहते हैं कि देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब अगर सपोज ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो एक ऐसा फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए, तो हम कहते हैं वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, मतलब वो फैक्टर को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर हमारे पास कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे रहता है, अगर मैं 1 क्रॉस 1 का ले लूं तो dy बाय dx प्लस p of x into y is equal to q of x, where p of x and q of x is a continuous function of x and y। ये x और y का कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, वेयर p of x and q of x ये कोई भी x का फंक्शन हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। तो अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो राइट साइड में q ऑफ x है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे e रेस टू इंटीग्रेटिंग, या फिर सिंपल हम कह सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर d ऑफ x। यानी इस q ऑफ x को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, और एलएचएस में क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y। बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस p ऑफ x और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, d ऑफ x।
ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। बस इसी मेथड का यूज करना है हमें। अब देखो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, हमारे पास जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 3x प्लस 1 y इज इक्वल टू x इंटू ई रेस टू माइनस 2x। अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है। अब ये लीनियर नहीं है, लीनियर इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स के साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। मतलब अगर मैं dy बाई डी एक्स को m से रिप्लेस कर दूं तो ये एक मोनिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, ऐसे हम कह सकते हैं। तो x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स। अब ये x से कर देंगे तो ये 3 प्लस 1 बाय एक्स y इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 2x। मतलब ये जो टर्म है इसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास p ऑफ x हो गया, और ये जो टर्म है इसे हम कह सकते हैं q ऑफ x। तो हमें सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बल्कि सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, बट इक्वेशन में हमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का ये फॉर्मूला हो गया कि ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x इंटू डी एक्स। अब ये सिंपल क्वेश्चन है, ई रेस टू p ऑफ x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3 प्लस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव करना विथ रिस्पेक्ट। तो ये सिंपल हो जाएगा ई रेस टू 3x और लॉग x का हो जाएगा, अरे 1 बाय एक्स का लॉग x। तो ई रेस टू 3x और ई रेस टू लॉग x, बट ई रेस टू लॉग x क्या हो जाएगा सिंपल x। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग बट x इंटू ई रेस टू 3x। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं हमारा कौन सा आंसर राइट है इसमें से। देखो x इंटू ई रेस टू 3x ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाकी ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग और डी ऑप्शन रॉन्ग। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन से टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाकी कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे प्रीवियस ईयर में अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आगे मैं जितने भी वीडियो लेके आऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, आपको सारे वीडियो देखने, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से उसको अप्रोच करना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वही आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि द जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब जनरल सॉल्यूशन बोल रहा है। अब देखो पहले ये देख लो कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो सिर्फ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर वाला रहेगा, बाकी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो नहीं फाइंड करना होता। तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब ध्यान से सुनो, जब भी हमारे पास इस पैटर्न में आ जाए, ये एक पैटर्न है जिसे सॉल्व करने का एक टेक्निक है, इसे हम कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं, कॉची आइलर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका इन जनरल फॉर्मूला होता है, बट हम सेकेंड ऑर्डर के लिए देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि किस टाइप का होता है। सॉल्यूशन नंबर 3। अब ध्यान से देखो, एक्चुअल में यहां पे x एस टू एन, पर हम 2 ऑर्डर के लिए देख रहे हैं। तो यहां पे ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस यहां पे सपोज y इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, बट ये होमोजीनियस है तो राइट साइड में 0 ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे हम कोई कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। तो यहां पे सपोज मैं कोई कांस्टेंट लिख देता हूं कि, तो करना क्या होता है, हमें सिंपल सिर्फ x के प्लेस पे e रेस टू जेड पुट करें, तो दोनों साइड लॉग अप्लाई कर देंगे तो z की वैल्यू हो जाएगी log x, और इसे एक नए डिफरेंशियल ऑपरेटर में कन्वर्ट करना होता है d इज इक्वल टू डी बाय डी जेड। अब इसको सॉल्व करके अगर हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये जो टर्म है ये रिप्लेस हो जाता है किससे, d इंटू डी माइनस 1, और ये जो टर्म है ये रिप्लेस हो जाता है हमारा सिंपल d से। तो ये टेक्निक है जिसका यूज करके हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5x डी वाई बाय डी एक्स प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो मैं अगर पुट करता हूं x इज इक्वल टू ई रेस टू जेड और d को dy बाय डी जेड एंड
जो हमारे पास log x है इसके प्लेस में पुट कर देता हूं z। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो पूरा टर्म है ये हमारे नए ऑपरेटर से रिप्लेस हो जाएगा d से, और मैंने क्या कहा था इसको रिप्लेस करना है d इंटू डी माइनस वन से। ठीक है, अब ये जो पूरा टर्म है ये रिप्लेस हो जाएगा d से, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव डी प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल हमारे पास सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा d माइनस फाइव डी प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन ले लूं तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट निकालेंगे तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ और नहीं बल्कि m माइनस 3 का होल स्क्वायर है, मतलब इसके दोनों रूट क्या आ जाएंगे 3 3, मतलब m की जो वैल्यू है 3 और 3। और हमारे पास 3 केस होते हैं, अगर रिपीटेड रूट है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू यहाँ पे c1 प्लस c2, और यहाँ पे सुनो हमने इसको चेंज कर दिया है z में, क्योंकि ये जो भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका अब डिपेंडेंट वेरिएबल x नहीं बल्कि z हो गया, क्योंकि हमने x को रिप्लेस कर दिया e रेस टू z से। तो यहाँ पे हम z लिखेंगे और यहाँ पे e रेस टू जो भी पावर में होगा, तो पावर में क्या लिखते हैं 3, मतलब जो रूट है हमारे पास 3z। अब अगर मैं इसको z को रिप्लेस कर दूं x से, तो मैंने क्या कहा था z को मैं क्या लिख सकता हूं log x, तो देयरफॉर ये आंसर आ जाएगा c1 प्लस c2 log x। अब अगर मुझे e रेस टू 3z निकालना है तो मैं कह रहा हूं x के अगर x में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो मैं 3 पावर ले लूंगा, तो ये x क्यूब हो जाएगा, तो ये e रेस टू 3z, यानी e रेस टू 3z को मैं रिप्लेस कर सकता हूं x क्यूब से, यानी इसके प्लेस पे मैं x क्यूब लिख सकता हूं। तो जो आंसर होगा c1 ये कोई कांस्टेंट है प्लस c2, यहाँ पे मैं k1 k2 चाहे जो कांस्टेंट ले सकता हूं log x, और ये बाहर कॉमन ले लेते हैं x क्यूब। एक्चुअल में ये सबको साथ मल्टीप्लाई होता है बट रिपीटेड रूट है इसके लिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो अब चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें से। देखो पहले तो ये चेक करते हैं कि बाहर हमारे पास क्या एक्स क्यूब है, तो ये ऑप्शन वैसे भी रॉन्ग हो गया, और फिर यहाँ पे log x लिखती है तो ये राइट हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन रॉन्ग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वेक्टर फील्ड का क्वेश्चन है कि हमारे पास R एक वेक्टर फील्ड गिवन है और फाई इज अ सॉल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन। अब ये जो है ना ये लैपलास इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब अगर ये लैपलास इक्वेशन का सॉल्यूशन है मतलब ये लैपलास की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा, तो देन द वेक्टर फील्ड, अब इस वेक्टर फील्ड को हमें चेक करना है क्या ये सॉलिनॉइडल है या इरोटेशनल, मतलब सारे क्वेश्चन पे सॉलिनॉइडल और इरोटेशनल पे है। तो पहले हम समझते हैं कि सॉलिनॉइडल और इरोटेशनल होता है और इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या है। तो सॉल्यूशन नंबर 4, तो सॉल्यूशन नंबर 4 में अब ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं अगर मैं एक वेक्टर फील्ड ले लूं, सपोज x y z, अगर ये कोई एक वेक्टर फील्ड है तो ये क्या दिया हमारे पास, अच्छा ओके, फाई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, तो फाई इज अ लैपलास सॉल्यूशन है, ओके, ये हमारे पास लैपलास सॉल्यूशन दिया। अब अगर ये लैपलास इक्वेशन का सॉल्यूशन है मतलब ये लैपलास कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब लैपलास कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब कि जो डेल स्क्वायर है फाई इज इक्वल टू 0, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये लैपलास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं। अब समझते हैं दो टर्म जो हमें फाइंड करना, एक तो है सॉलिनॉइडल और एक है इरोटेशनल। अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं ये दोनों चीज है क्या। सॉलिनॉइडल को समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि डाइवर्जेंट क्या होता है। एक्चुअली डाइवर्जेंट, जैसे कि मान लो एक मैं एरिया ले रहा हूं, सपोज यूनिट लेंथ ले रहा हूं, अब इस यूनिट लेंथ से कितने वेक्टर फील्ड पास होंगे, एक्चुअली में ये रेट ऑफ वेक्टर फील्ड होता है, तो रेट ऑफ वेक्टर फील्ड निकालना है तो पर यूनिट में कितने वेक्टर पास होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। तो इसे हम लिखते कैसे, डाइवर्जेंट ऑफ कोई भी वेक्टर फील्ड वी का। अब बट अगर इसे सॉल्व करना है
तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है, ये जो डाइवर्जेंट एफ है ये एक स्केलर वैल्यूड फंक्शन, कैसा फंक्शन है, स्केलर वैल्यूड फंक्शन। तो अगर हमें निकालना है इसका डाइवर्जेंट एफ, तो हम क्या करते हैं, इसको डेल इनर प्रोडक्ट v से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेयर v इज ए वेक्टर फील्ड। तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं कोई भी एरिया ले लूं, वहां से कितने वेक्टर फील्ड पार्ट्स होंगे उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंट ऑफ v, वेयर v इज ए वेक्टर फील्ड। अब ई रोटेशनल क्या होता है, ई रोटेशनल ये वर्ड से समझ में आ रहा है, इसमें कुछ मूवमेंट या कुछ तो रोटेशन वगैरह हो रहा है। तो ई रोटेशनल का मतलब ये है कि जो रोटेट नहीं होता है, मतलब जिसके अंदर रोटेशनल्स की प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वो ई रोटेशनल है। तो अगर मैं इसको 2-3 में बांट दूं, तो यहां से ये रोटेशनल, अगर मैं ई रोटेशनल कर रहा मतलब वो रोटेट नहीं होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर वेक्टर फील्ड के अंदर करूं तो इसको हम लोग कर्ल v से रिप्लेस कर सकते हैं। अब कर्ल का मतलब ये है कि कोई चीज अगर घूम रहा है, उसके अंदर कितनी घुमाव है। जैसे कि अगर मैं ये कह रहा हूं, देखो ये चीज ऐसी है, तो मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ घूमने वाली प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये देखो ये कैसे मतलब घूम रहा है ना, मतलब कोई चीज घूमने वाली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कर्ल की प्रॉपर्टी है। मतलब इसका मैं अगर कर्ल निकालू तो कुछ ना कुछ तो आने वाला है, कुछ नॉन जीरो नंबर आ रहा है। बट अगर ई रोटेशनल निकालना है, मतलब उसके अंदर जो घुमाव वाली प्रॉपर्टी है वो जीरो होनी चाहिए। दैट मीन्स जो कर्ल v है वो जीरो होना चाहिए। और एक चीज याद रखना है, ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। अब अगर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट इसके लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि डाइवर्जेंट एफ ये कैसा है, ये स्केलर फील्ड है, और जबकि ये कैसा फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड है। तो अगर ये एक वेक्टर वैल्यूड है तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या, अगर जब इसका यूज करेंगे तो यहाँ पे डेल डॉट v लेते हैं, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, डेल क्रॉस v। बस इतना याद रखना है। तो सॉलिनॉइडल के लिए, सॉलिनॉइडल मतलब होता है कि उसका डाइवर्जेंट f जीरो होना चाहिए, मतलब जो डाइवर्जेंट v है वो कितना होना चाहिए, जीरो। अगर ये जीरो है दैट मीन्स वो कैसा है, सॉलिनॉइडल है। और अगर ये कर्ल भी जीरो है तो वो कर्ल भी जीरो है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, ई रोटेशनल हो जाएगा। तो सिर्फ हमें यही चेक करना है। बट v को डिफाइन कैसे किया है, v को जो डिफाइन करने का तरीका है, v को डिफाइन कैसे किया है, डेल फाइव प्लस आर, इस तरीके से हमें v को डिफाइन किया। वेयर v क्या है, ये सिंपल एक वेक्टर है 3D स्पेस में। अब यहाँ पे आई जे क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। जैसे अगर हम किसी भी पोजीशंस को कैसे लिखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये हम लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि हर वेक्टर को, मतलब किसी भी पॉइंट को हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर, उसके हर एक डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो वेयर ये क्या हो जाता है, उसका बेसिस हो जाता है, यूनिट बेसिस है। प्रोडक्ट निकालना, या फिर इसे डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और एक बार क्या निकालना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर मुझे डाइवर्जेंट v निकालना है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, डेल डॉट v। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, डेल डॉट डेल फाइव प्लस आर। अब अगर मुझे ये निकालना है तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर फाइव प्लस डेल डॉट वन। अब ये याद रखना है कि ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जीरो हो गया, तो बचा क्या, डेल आर। अब ये आर का, अब डेल का मतलब क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, या फिर मैं कह सकता हूं इनर प्रोडक्ट लेना है। अब अगर मैं यूनिट वेक्टर को नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि अगर मैं इसको एडिशन में लिख रहा हूं तब यूनिट वेक्टर लिखेंगे। लेकिन अगर मैं इसे कॉमा लगा के ले रहा हूं, मतलब ये एक पॉइंट है, तो हमें उसके यूनिट वेक्टर को लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं आर को कैसे लिख सकता हूं, एक्स वाई जेड। अब इनर प्रोडक्ट क्या कहता है कि इसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूं तो 1, इसको भी x के रिस्पेक्ट में करूं तो 1, अगर इसको भी z के रिस्पेक्ट में करूं तो 1, यानी कि 3, विच इज नॉन जीरो। अब ये टर्म नॉन जीरो आ गया, मतलब डाइवर्जेंट f नॉन जीरो है। डाइवर्जेंट f नॉन जीरो है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर डेल फाइव प्लस आर इज नॉट सॉलिनॉइडल। ठीक है, ये हमारे पास एक आ गया। अब ई रोटेशनल निकालना है। ई रोटेशनल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई रोटेशनल निकालने के लिए डेल क्रॉस v ले लेंगे, डेल क्रॉस v। और बट v को कैसे डिफाइन किया है,
डेल क्रॉस अरे डेल फाइव प्लस आर, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल फाइव प्लस डेल क्रॉस आर। बट ये टर्म तो हमेशा जीरो होता है, तो इसको तो हम चेक नहीं करेंगे, ये तो जीरो, सिर्फ हमें चेक क्या करना है, डेल क्रॉस आर। तो डेल क्रॉस आर इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। अरे सॉरी, यहां पे हम क्या लिखते हैं, आई जे के यूनिट वेक्टर, और यहां पे डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। तो ये इसके कंपोनेंट हो गए। अब इसके कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। अब इसका डिटरमिनेंट निकालना, ये क्रॉस प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला होता है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसको डिटरमिनेंट निकालू, जब मैं इसके रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये y है, तो z को अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूं तो जीरो, y को अगर z के रिस्पेक्ट में करूं यानी कि पहला टर्म जीरो, माइनस सेकेंड टर्म की बात करते हैं, यहां पे z को x के रिस्पेक्ट में करूं या x को z के रिस्पेक्ट में करूं तो ये भी टर्म जीरो, प्लस लास्ट टर्म देखो, y को x के रिस्पेक्ट में करूं और x को y के रिस्पेक्ट में करूं यानी कि ये भी टर्म जीरो, यानी ये कैसा वेक्टर हो गया, जीरो। तो देयरफॉर जो कर्ल v आ रहा है ये जीरो आ रहा है, और जीरो आ रहा है इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, इरोटेशनल। मतलब देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हमारे पास ये हमारे पास जो वेक्टर फील्ड गिवन है ये कैसा है, सॉलिनॉइडल है एंड नॉट सॉलिनॉइडल है एंड इरोटेशनल है। तो चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें से। तो नाइदर सॉलिनॉइडल नॉर इरोटेशनल, रॉन्ग, क्योंकि ये इरोटेशनल है। देखो पहले तो इरोटेशनल देख लेते हैं, नॉट आ गया, ये भी रॉन्ग, नॉट आ गया। देखो यहाँ पे नॉट सॉलिनॉइडल बोला है और इरोटेशनल, मतलब ये ऑप्शन राइट हो गया। बाकी इसमें कह रहा है कि सॉलिनॉइडल भी है और इरोटेशनल भी है, नहीं, इरोटेशनल तो है बट ये सॉलिनॉइडल नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो अलजेब्रा के क्वेश्चन है, अलजेब्रा के क्वेश्चन तो सिंपल है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन है बहुत सॉल्व करा चुका, फिर भी मैं आपको बता देता हूं होता क्या इसमें। एक्चुअल में ये हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है, एक 3x3 मैट्रिक्स है विथ आइगन वैल्यू 1, -1 एंड 3। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू है 1, -1 एंड 3। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सी मैट्रिक्स इसमें से सिंगुलर होगी। तो आपको याद रखना है, अगर ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्बडा है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू लैम्बडा स्क्वायर होगा। अगर ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 है तो लैम्बडा स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी 2। तो देयरफॉर अगर मैं कह रहा हूं कि ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 है, -1 है और 3 है, और मुझे किसी ने पूछ लिया कि ए स्क्वायर प्लस ए का आइगन वैल्यू क्या होगा, तो 1 को यहां पुट कर देंगे, वो एक आइगन वैल्यू हो जाएगी, -1 को यहां पुट कर देंगे, वो एक आइगन वैल्यू हो जाएगी, 3 को यहां पुट कर देंगे, वो एक आइगन वैल्यू हो जाएगी। मतलब पुट करके हम हर एक आइगन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। तो अब सिंगुलर बोला इसका मतलब क्या है कि ये हर एक आइगन वैल्यू को पुट करने पे जिस मैट्रिक्स में जीरो आ जाए, मतलब उसके पास एक आइगन वैल्यू क्या है, जीरो है, और अगर एक आइगन भी जीरो हो गया तो मेरा फेवरेट रिजल्ट कि डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स वो मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। या फिर सिंपल ये कह दो, किसी भी मैट्रिक्स का अगर आइगन वैल्यू, एक भी आइगन वैल्यू जीरो है तो वो मैट्रिक्स हमेशा नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। बाकी ये क्वेश्चन काफी यूज करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। बाकी जिसने मेरा 60 डे चैलेंज का वीडियो देखा है या फिर किसी भी क्वेश्चंस में जहां मैंने लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये काफी क्वेश्चन डिस्कस किए और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो क्वेश्चन है ये सरफेस इंटीग्रल का है, डाइवर्जेंट थ्योरम पे, गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम। तो पहले समझते गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम होता क्या। गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम सिंपल ये कहता है कि अगर हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है, सॉल्यूशन ऑफ 6, अगर मुझे सरफेस इंटीग्रल निकालना है तो मैं सरफेस इंटीग्रल निकाल दूं किसी भी बाउंड्री पे, किसी भी बाउंड्री पे अगर मुझे सपोज
सरफेस इंटीग्रल निकालना है वेयर एफ इज अ वेक्टर फील्ड एंड इज अ यूनिट वेक्टर। ये याद रखना आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। जो भी यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बाहर के डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव होता है। हाँ, अगर इनवर्ड डायरेक्शन में हो गया कुछ नहीं, उसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज माइनस। क्योंकि अब ये सरफेस इंटीग्रल है तो डायरेक्शन मैटर करते हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा। अगर मैग्नीट्यूड होगा तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन हमेशा एरिया वॉल्यूम ये सब फाइंड करते हैं। बट जब हम सरफेस इंटीग्रल की बात करते हैं ये वेक्टर वैल्यूड में आ जाता है, यानी कि डायरेक्शन यहां पे मैटर करता है। तो इस सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, ट्रिपल इंटीग्रल, यानी कि जो भी हमारे पास सरफेस है, मतलब जैसे कि कोई भी अगर मैं सॉलिड ले लूं, जैसे कि मेरे पास ये सॉलिड है, इस सॉलिड के सरफेस पे, मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी 3 डायमेंशनल में जो सॉलिड है उसकी बाउंड्री को हम सरफेस कहते हैं। तो उसके सरफेस पे उसके सरफेस इंटीग्रल निकालने से अच्छा है वो सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है, डाइवर्जेंट, मतलब उस फंक्शन के मतलब वॉल्यूम निकालना है ओवर डाइवर्जेंट ऑफ एफ। तो मतलब जो भी फंक्शन है उसका डाइवर्जेंट निकाल के हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। पहले हम डाइवर्जेंट एफ फाइंड कर लेते हैं। तो डाइवर्जेंट एफ क्या होता है, इनर प्रोडक्ट ऑफ डेल एफ। तो देयरफॉर ट्रिपल इंटीग्रल, ये हमारे पास हो जाएगा सिंपल v इंटू डेल इंटू एफ डी वी। अब ये टीवी क्या है, ये अगर मैं मतलब पूरे सॉलिड में से कोई भी छोटा पार्ट ले लूं, जैसे हम जब डिस्टेंस लेते हैं तो एक छोटी सी डिस्टेंस लेते हैं जिसे हम डीएस कहते हैं। अगर मैं ऐसे ही छोटा सा एरिया ले लूं तो उसे मैं डीए कहता हूं। अगर ऐसे ही अगर मैं 3D में बात करूं तो एक छोटे से वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे, डीवी। अब पहले मैं निकाल लेता हूं डाइवर्जेंट ऑफ एफ। अब एफ हमारे पास गिवन है। एफ देखो पहले एफ क्या गिवन है, ये देखो एफ दिया हुआ है कि एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 प्लस 3। तो अगर मैं जब डाइवर्जेंट निकालूंगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 1, वाई के रिस्पेक्ट में करूंगा तो भी 1, जेड के रिस्पेक्ट में करूंगा तो भी 1, क्योंकि डाइवर्जेंट एफ में क्या होता है, कॉम्पोनेंट वाइज वेक्टर का डिफरेंशिएट करते हैं। तो विथ रिस्पेक्ट टू डेल एक्स करूंगा तो ये 1, विथ रिस्पेक्ट टू डेल वाई करूंगा तो 1, विथ रिस्पेक्ट टू डेल जेड करूंगा तो 1। तो यहां पे 1 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और जब सबका सम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। मतलब ये है क्या एक्चुअल में, डाइवर्जेंट का मतलब क्या होगा, डेल बाय डेल एक्स, जैसे हमने फाइंड किया अभी dy बाय डी जेड, और इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स वाई एंड जेड से। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x1 1, अरे रे रे रे, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3, तो ये 2 इंटू 1 और ये 3 इंटू 1, दैट इज 6 हो गया। अब ध्यान सुन, अब ये अगर फंक्शन 6 आ जाए तो हमें पता होता है कि अगर मैं 6 को कांस्टेंट ले लूं तो देयरफॉर जो भी हमारे पास सरफेस इंटीग्रल होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 इंटू। अब ये याद रखना अगर यहां पे 1 आ जाए तो डबल इंटीग्रल है तो ये हमें एरिया देता है, अगर सिंगल इंटीग्रल है तो हम लेंथ फाइंड करते हैं, लेकिन अगर ये ट्रिपल इंटीग्रल हो जाए तो उस सॉलिड का हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अब क्वेश्चन में ध्यान देना है हमारा सॉलिड क्या है। अगर मैं सॉलिड को ध्यान से देखूं तो सरफेस किसका दिया, स्फीयर का सरफेस है। एक्चुअल में जो हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं वो एक यूनिट स्फीयर है। यूनिट स्फीयर के सरफेस इंटीग्रल को फाइंड करना है ओवर द फंक्शन दिस, मतलब इस फंक्शन का हमें क्या फाइंड करना, सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना है। किस डोमेन पे, एक स्फीयर लेना, वो भी कैसा स्फीयर, यूनिट स्फीयर। तो यूनिट स्फीयर का अगर मैं वॉल्यूम निकालूं, अगर मैं ये यूनिट स्फीयर पे निकाल रहा हूं तो यूनिट स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर के प्लेस पे तो 1, यानी कि 4/3 पाई, तो 4/3, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है 4/3 पाई। तो ये देखो ये इससे मल्टीप्लाई होकर 2, यानी कि सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, 8 पाई। बट एक चीज हमें ध्यान देना है, हमारे पास जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है ना, यहां पे ये आंसर माइनस में आएगा। माइनस में इसके लिए आएगा क्योंकि हमें क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से पढ़ना है। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ एक वेक्टर फील्ड है, या फिर फंक्शन समझ लो,
द सरफेस ऑफ द स्फीयर, किस सरफेस से फाइंड करना है, एक यूनिट स्फीयर पे। और जो ये है ना सरफेस इंटीग्रल जो फाइंड करना है, ये इनवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो सरफेस इंटीग्रल फाइंड करते हैं वो हमेशा आउटवर्ड होना चाहिए, और अगर इनवर्ड होगा तो कुछ नहीं, डायरेक्शन चेंज कर देना है। तो सरफेस इंटीग्रल में ये यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके लिए साइन क्या होगा, निगेटिव। तो देयरफॉर जो हमारा आंसर हो जाएगा -8π। तो डी ऑप्शन करेक्ट, बाकी ए बी सी ऑप्शन हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, ये हमारे पास गिवन है और ये पूछा है कि इसका रैंक क्या होगा। तो सॉल्यूशन नंबर 7, अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 7 की बात करता हूं, तो अगर सपोज ए मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है और ए एक n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमेशा लेस देन n होगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब सिंगुलर होगा मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। अब ध्यान से देखो हमारे पास गिवन क्या है, t ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स गिवन है, और हमें पूछा किसका है, t माइनस सी है। अब अगर मैं इस पे x अप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगा t ऑफ x माइनस सी आई ऑफ x। तो t ऑफ x को डिफाइन किया c ऑफ x माइनस आइडेंटिटी मैप तो i ऑफ x यानी कि 0। तो ये जो मैप है x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये मैप जीरो है तो इसका मतलब इसका जो मैट्रिक्स होगा ये भी कितना आ जाएगा, 0। अब मैं कह रहा हूं अगर ये इसका डिटरमिनेंट 0 है तो डिटरमिनेंट 0 है, इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है दैट मीन्स इसका इस रिजल्ट के हिसाब से इसका जो रैंक होगा वो हमेशा लेस देन 3 होगा। मतलब इस मैट्रिक्स की t माइनस सी आई जो भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का रैंक कभी भी 3 नहीं हो सकता। अब यही क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो रैंक है इस मैट्रिक्स का कैन नॉट बी 0। तो 0 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, 1 के बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ ये कह सकते हैं कि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो देयरफॉर इसकी जो मैट्रिक्स होगी वो लेस देन 3 होगी। यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं दिया है, यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बट हमें पता है कि इसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स होगा उसकी ऑर्डर क्या होगी, रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं, बट दोनों सेम है, तो देयरफॉर 3 क्रॉस 3, क्योंकि ये दोनों सेम है इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स इसीलिए हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इन दी ग्रुप 1 से लेके 16 तक अंडर द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 17 देन द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 3। अब देखो ये काफी सिंपल है, हम रिजल्ट से भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, n such that a raised to n is equal to identity where n is the least positive integer। तो n क्या होगा, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ये आपको याद रखना है कि वो पावर जिसपे आइडेंटिटी आ जाए बट वो सबसे लिस्ट होना चाहिए, सबसे छोटा, तो हम कहते हैं कि वो इस a का ऑर्डर हो जाएगा। तो देयरफॉर n इज द ऑर्डर ऑफ a, ये o का मतलब ऑर्डर हो गया। अब समझते u ऑफ n क्या है। u ऑफ n का मतलब ये है, ये वो ग्रुप है जो उसके साथ रिलेटिवली प्राइम है। मतलब n के साथ जितने भी रिलेटिवली प्राइम रहेंगे वो सारे इस ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। और ये कैसा होता है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n। ये क्या फॉर्म करता है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो n। ठीक है, तो अगर मैं 17 देखूं, 17 प्राइम नंबर है, तो जो u ऑफ 17 होगा इसके साथ वो सारे नंबर आ जाएंगे जो इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि 1 से लेके सारे एलिमेंट आ जाएंगे 60, और ये हमारे पास ग्रुप थी है। अब ये पूछ रहा है कि 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो आप ये निकाल सकते हो कि जो 3 का ऑर्डर है वो कितना होगा, 16 होगा। ये रिजल्ट भी है क्योंकि 3 और 60 का अगर हम देखेंगे तो ये रिलेटिवली प्राइम है आपस में,
तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 16 होगा। तो देयरफॉर, अब बाकी आप फाइंड भी कर सकते हो 3 का पावर लेके कि इसका ऑर्डर कितना होगा, 16। तो देयरफॉर यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ए बी सी ऑप्शन नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ रिंग हैज अ मैक्सिमल आइडियल। पहले समझते हैं मैक्सिमल का मतलब क्या होता है। एक रिंग दिया है मैक्सिमल आइडियल, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा बाद में देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि मैक्सिमल आइडियल होता है। जैसे मैं 2 आइडियल ले लू, मैं बोल रहा हूं ए और बी, ये 2 आइडियल है, इसके बीच में एक आइडियल आ जाए आई, तो इस आइडियल को, इस ए का मैक्सिमल आइडियल, सॉरी इस बी को मैं क्या कहना चाहता हूं कि ए का मैक्सिमल आइडियल होगा जब इसके बीच में कोई और मैक्सिमल आइडियल नहीं होना चाहिए। सिंपल मीनिंग में है कि ए और बी के बीच में कोई और आइडियल नहीं होना चाहिए, सॉरी ए और बी के बीच में कोई और आइडियल नहीं होना चाहिए। तो ये कैसा हो जाएगा, सबसे बड़ा आइडियल हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि ए का मैक्सिमल आइडियल है कि इसके बीच में इससे बड़ा कोई आइडियल नहीं है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर बी को मैं कहना चाहता हूं कि ये मैक्सिमल आइडियल होगा ए का, इफ अगर सपोज कोई आइडियल बी और ए के बीच में आ जाए, मतलब इन दोनों के बीच में अगर कोई आइडियल आ जाता है तो इसका मतलब वो या तो खुद ए है या तो ई आई बी के इक्वल है। मतलब ये कि इसके बीच में और कोई आइडियल आ ही नहीं सकता, ये कहने का मतलब है। तो उसे हम कहते हैं मैक्सिमम। बट क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि, अब क्वेश्चन को समझते हैं। अ रिंग हैज अ मैक्सिमल आइडियल, किसी भी रिंग के पास मैक्सिमल आइडियल कब होगा। ये कह रहा है अगर आर इनफाइनाइट है, मतलब हर वो रिंग जो इनफाइनाइट है, अगर हर वो रिंग इनफाइनाइट है तो इसके पास मैक्सिमल आइडियल होंगे। तो ऐसा तो ट्रू नहीं है, क्योंकि हम काउंटर एग्जांपल ले लेंगे क्यू रिंग के अंदर कोई भी आइडियल नहीं है, तो देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकेंड क्या कह रहा है, अगर मैं सेकेंड ऑप्शन को देखूं, सेकेंड में ये कह रहा है कि आर फाइनाइट होगा, और थर्ड में कह रहा है कि आर फाइनाइट है विथ एटलीस्ट 2 एलिमेंट, और फोर्थ में कह रहा है ओनली इफ आर इज फाइनाइट। देखो कह रहा है कि अगर आर फाइनाइट होगा, मतलब आर अगर फाइनाइट है तो उसके पास आइडियल होंगे। क्या कह रहा है कि आर अगर फाइनाइट है तो उसके पास आइडियल होगा। बट ऐसा जो नहीं, मैं एम्प्टी सेट ले लूं, अब एम्प्टी सेट के पास तो कोई आइडियल ही नहीं है, तो इसके पास मैक्सिमल आइडियल तो होगा ही नहीं, तो देयरफॉर ये भी ऑप्शन रॉन्ग। अब अगर फोर्थ ऑप्शन को मैं देखूं, फोर्थ ऑप्शन में ये कह रहा है कि सिर्फ फाइनाइट होगा, मतलब आइडियल तभी होगा जब वो सिर्फ फाइनाइट हो, मतलब इनफाइनाइट के लिए आइडियल पॉसिबल ही नहीं। तो जेड की मैं अगर बात करूं तो जेड के पास तो बहुत सारे ऐसे आइडियल हैं जो मैक्सिमल आइडियल है, क्योंकि अगर मैं एक ऐसा आइडियल ले लूं और कोई प्राइम आइडियल ले लेता हूं तो प्राइम आइडियल तो उसके बीच में कोई फैक्टर ही नहीं है, तो देयरफॉर मतलब ऐसे इनफाइनाइट आइडियल कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं मैं। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि एक ऐसा रिंग जिसके पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट तो होने चाहिए, कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए अगर मैं चाहता हूं कि वो मैक्सिमल आइडियल बने, कि आर फाइनाइट भी हो लेकिन कम से कम 2 एलिमेंट तो होने चाहिए ताकि वो मैक्सिमम की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर सके। तो देयरफॉर सी ऑप्शन राइट, बाकी ए बी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 10 ये सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। देखो हमारे पास दिया क्या है, 0 to 1, 0 to 1 माइनस जेड, 0 to 2 dx dy बाय dz। ये इस तरीके से दिया है और हमारे पास इसकी ऑर्डर को चेंज करके कुछ ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं थोड़ा इसको समझू, x की लिमिट 0 to 2 है, y का लिमिट 0 to 1 बाय z है, z का लिमिट 0 to 1। तो हम क्या करते हैं, किसी एक को प्रोजेक्ट कर देते हैं, और प्रोजेक्ट किसको करते हैं, z को। तो अगर मैं z को प्रोजेक्ट कर दूं, या फिर पहले ये चेक करना होता है किसके रिस्पेक्ट में है। अब यहां ध्यान से देखो, y z के रिस्पेक्ट में है, मतलब मैं z को प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं एक काम करता हूं, x को क्या कर दे रहा हूं, प्रोजेक्ट कर दे रहा हूं। मतलब यहां पे ये तो फिक्स है कि x की जो लिमिट होगी वो तो चेंज नहीं होने वाली। तो x को मैं क्या करूंगा, प्रोजेक्शन कर दूंगा किस पे, y और z प्लेन पे। तो मतलब जो x की लिमिट है वो नहीं चेंज होने वाली, मतलब इसको हटा दूं और एक मैं
किस प्लेन पे चले जाता हूं, वाई और जेड प्लेन पे, और इसके रिस्पेक्ट में अब मैं क्या करता हूं, इनकी ऑर्डर को चेंज करता हूं। तो सॉल्यूशन नंबर 10। तो अगर मैं 10 के सॉल्यूशन की बात करूं, इंटीग्रल क्या दिया, एक काम करता हूं, मैं अपना एक्स वाले को तो छोड़ देता हूं, तो मेरा लिमिट कैसा हो जाएगा, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 माइनस वाई, और ये मेरे पास हो जाएगा dz, और ये मेरे पास हो जाएगा dy। इसका मतलब क्या है कि जो y की वैल्यू है वो 0 to 1 जा रही है, और जो z है वो 0 से, अगर ये z प्लेन है और ये y प्लेन है, तो z की वैल्यू 0 to 1 माइनस वाई। तो जैसे हम y इज इक्वल टू एक्स लेते हैं तो ये ऐसे ग्राफ जाता है, अगर मैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ले लूं तो ये ऐसे जाएगा, तो देयरफॉर ये कुछ इस तरीके से मेरा जाने वाला है, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ हो गया। अब मैं इसका ऑर्डर अगर चेंज करना चाहूं, दैट मीन्स मैं इसे dy dz, तो y की लिमिट निकालनी है। तो y की अगर मुझे लिमिट निकालनी है तो y की जो लिमिट है वो कहां से कहां तक जाने वाला है, 0 to 1। अब ये चेक कैसे करते हैं, क्योंकि ये कहां कट कर रहा है, 0 to 1, यानी कि ये चेंज हो जाएगा, और चेंज होके अगर मैं इसे dy dz करूं, अगर मैं इसे सपोज फॉर एग्जांपल dy 0 to 1, अब y की लिमिट निकालना है, तो y की लिमिट कैसे निकालेंगे, मैं कह रहा हूं y 0 से, z कहां से जा रहा है, 0 से लेके z इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक चली जाएगी, 1 माइनस z। तो देयरफॉर ये आ जाएगा 0 to 1 माइनस z। अब हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है इसमें से। देखो dz को तो चेंज नहीं करना है और dx को तो चेंज ही नहीं करना है, तो ये देखो ये राइट हो सकता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि हम सीधा सिंपल x को रिस्पेक्ट में देख के इस ऑप्शन को कर सकते थे। अब ये चेक कर लेते क्या ये राइट है। देखो z की वैल्यू 0 to 1 माइनस 1, यही हमने निकाला था कि z की वैल्यू इसमें आई थिंक कोई भी राइट नहीं है, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है, 1 माइनस जेड। एक काम करते हैं, शायद ऑप्शन में ये राइट नहीं है, इसमें हमारा देखो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, जब dx की वैल्यू 0 to 2 और जो dy की वैल्यू है, dy की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, y की वैल्यू 0 to 1 माइनस जेड, और जो लास्ट में dz होगा वो कहां से कहां तक जाएगा, 0 to 1। तो यही ऑप्शन राइट होने वाला है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे इसमें से रॉन्ग हो जाएंगे। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये ये हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन हमारे पास मैंने ऑप्शन ले लिया था, यहाँ पे क्वेश्चन 1 माइनस जेड है। ओके, तो ये 1 माइनस जेड है, इसका मतलब जो y का लिमिट है वो एक्चुअल में 0 से लेके 1 माइनस जेड जा रहा है, तो हमें इसको z के रिस्पेक्ट में करना है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू ये हमारे पास 1 माइनस वाई। तो देयरफॉर ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, 0 to 1, 0 to 1 माइनस वाई, 0 to 2 और ये dz, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब क्या करना होता है, किसी एक प्लेन पे हमें प्रोजेक्ट करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 ये आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, पहले देखो u और v के रिस्पेक्ट में है, मतलब जो f है ना, वो कि u जो है वो x और y का फंक्शन है और v भी x और y का फंक्शन है। हमें क्या करना है, f को विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो क्वेश्चन नंबर 12 को तो याद रखना है, डेल f को अगर डेल x के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, तो क्योंकि f जो है ना वो तो u और v का फंक्शन है, तो मैं ऐसे कैसे करूंगा, डेल f को u के रिस्पेक्ट में और फिर से u को x के रिस्पेक्ट में, चेन रूल का यूज करेंगे, फिर f को v के रिस्पेक्ट में और v को x के रिस्पेक्ट में। ऐसे y के लिए
यहाँ पे ये y से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो स्पेस नहीं है मोबाइल में, इसके लिए आगे का लेक्चर हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपल रिजल्ट याद रखना है कि जैसे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस फंक्शन में कनेक्टेड सेट पे जाता है, कॉम्पैक्ट सेट पे जाता है। और अगर मैं कोडोमेन सेट में, जैसे कि अगर कोडोमेन सेट में अगर एक ओपन सेट लूं तो उसका इनवर्स इमेज ओपन सेट होगा। अगर कोडोमेन पे मैं क्लोज सेट लूं उसका इनवर्स इमेज क्लोज सेट होगा। अब ध्यान से देखो, आर से लेके आर तक है, यानी कि डोमेन कोडोमेन सेम है। तो यू अगर एक ओपन सेट है तो इससे हम ये नहीं बता सकते कि वो डोमेन भी हो सकता है, कोडोमेन भी हो सकता है। अब देखो, अब ये चेक करना है कि कनेक्टेड हो तो उसका इमेज कनेक्टेड होगा, अगर कॉम्पैक्ट है तो उसका इमेज कॉम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर ओपन और क्लोज में पूछ रहा है तो अगर ओपन सेट है तो उसका इनवर्स इमेज ओपन होगा, अगर क्लोज है तो उसका इनवर्स इमेज। तो यू ओपन बोला है तो उसका मतलब इसका इनवर्स इमेज क्लोज सेट होगा। बट फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमें पता है कि टी स्क्वायर ये कंटिन्यूअस ही होता है। तो देयरफॉर एफ इनवर्स यू ओपन हो जाएगा, बाकी ए सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज आपके जितने फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो भी IIT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। और कुछ भी आपको डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 आप कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। 2006 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, या फिर आपको इसके किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको पहले डाउट क्लियर करके फिर नेक्स्ट वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।